Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 18, Body Fluids and Circulation of class 11th NCERT. यहाँ पे हम multiple choice questions कर रहे हैं and this is the part 1 video of this chapter. Question number 1. Which of the following cells does not exhibit phagocytotic activity? Phagocytotic activity क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं white blood cell, ये कोई भी X मान लीजिए white blood cell है, ये phagocytic कर रहा है, यानी कि ये phagocyte है. ये एक WBC है जिसने क्या किया, उसको आगे दिख रहा है कि बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया जो है बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि WBC क्या है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है. ठीक है, तो बैक्टीरिया को इनगल्फ करके इसने देखिए यहाँ पे इसके इस तरीके से सूडोपोडिया निकल गए. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया. ये जो सूडोपोडिया का राइज हुआ है, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया. बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है, दोबारा से फेगोसाइटिक जो एक नॉर्मल सेल के तरीके से वो पूरा का पूरा बन जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. कोई भी चीज को अंदर ले लेना, इनगल्फ कर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस. ठीक है, किसी भी चीज को बाहर वापस से फेंक देना. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से इस बैक्टीरिया को इसने पूरा डाइजेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत उसका पार्टिकल जो है बच गया, उसको ये नहीं खाना है इसको या नहीं खा सकता, तो इसको वापस बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा. तो इस एक्सक्रीशन को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, एक्सोसाइटोसिस. ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है, यानी कि ये इसका एक पूरा का पूरा पूरे का प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस. WBC जो है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया एंड बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद ये बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट हो गया है इस WBC में. तो ये कौन से WBC का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास न्यूट्रोफिल ही होता है. अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% जो WBC का होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, यानी कि मैक्सिमम. इसको हम लोग माइक्रोपोलिसमैन कहते हैं. क्या कहते हैं, माइक्रोपोलिसमैन. ये जो माइक्रोपोलिसमैन होता है इसका फेगोसाइटिक नेचर है. इसी तरीके से मोनोसाइट आगे जाके क्या बनते हैं, मैक्रोफेज. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज का भी एक तरीके से इसका भी फंक्शन है फेगोसाइटोसिस का ही. जो आपके मोनोसाइट्स है ना, वो एक्चुअली स्केवेंजर्स हैं ब्लड के. क्या है, ब्लड के स्केवेंजर्स. ब्लड के स्केवेंजर्स का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है. आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज. ठीक है, 120 दिन बाद ये आरबीसी पूरा खत्म हो गया, तो इसका जो, जैसे पीछे आपको दिख रहा है आरबीसी, ये पूरा खत्म हो गया, तो इसका जो बाहर का सरफेस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ ये रह जाएगा. ठीक है, तो अब ये किसी तरीके से किसी और के साथ अगर फ्यूज हो गया तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसलिए इस आरबीसी को एक तरीके से स्केवेंजर इसको अंदर लेके इसको पूरा खत्म कर देता है, वो मोनोसाइट है. ठीक है, तो मोनोसाइट का भी कहीं ना कहीं फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी ही है. बेसोफिल जो होता है, इसका जो लाइफ स्पैन है इज अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स. ठीक है, और ये बेसिक डाइजेस्टेन होता है. इट सिक्रीट्स हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन. ठीक है, ये जो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन है, ये सब जो है फेगोसाइटोसिस के अलावा दूसरे काम करते हैं. जैसे सेरोटोनिन क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है. ठीक है, ब्लड वेसल्स को एकदम कंस्ट्रिक्ट करता है. तो ये सब काम है बेसोफिल्स का. फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी नहीं होती, तो ये इसका 1 का C आंसर हो जाएगा. Question number 2. One of the common symptoms observed in people infected with dengue virus. अब ये जो डेंगी फीवर है वो किससे होता है, डेंगी वायरस से होता है. ठीक है, ये वायरस से इन्फेक्ट होता है, वायरस से. ठीक है, अब इन्फेक्ट तो वायरस से होता है, लेकिन इसका कैरियर कौन है, क्वेश्चन यहां से भी आता है, कैरियर कौन है. तो इसका कैरियर है एडीज एजिप्टाई. एडीज एजिप्टाई, और ये एडीज एजिप्टाई क्या, इट्स अ मॉस्किटो. ठीक है, दिन के टाइम पे काटता है, ये बड़े बड़े मॉस्किटो होते हैं, ये काटते हैं. ठीक है, अब ये जब डेंगू वायरस फैलता है, तो डेंगू वायरस बेसिकली फैलता कैसे, ये देखिए यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी किसी और एडीज एजिप्टाई ने जो है इसको इन्फेक्शन दे दिया है. ये इन्फेक्टेड पर्सन में से वो ब्लड लेगा और ब्लड लेके किसी हेल्दी पर्सन को काट देगा. अब ब्लड पहले कहाँ जाता है, इस मॉस्किटो के मिडगट में. इस मॉस्किटो के मिडगट में कुछ दिन रहता है, इस मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है. ठीक है, फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है. सलाइवरी ग्लैंड में लगभग 5 से 10 दिन बाद आ जाता है वो, एंड दोबारा से जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसको भी डेंगू हो जाता है.
ठीक है। तो ये जो डेंगू फीवर है उसमें एक्चुअली क्या चीज होती है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन ये तरीके का फीवर है, क्योंकि आपने अक्सर ही देखा होगा, सुना होगा ये कि इसमें प्लेटलेट्स चढ़ने की नौबत तक आ जाती है, बहुत ही फेटल भी हो जाता है कई बार। तो इसमें प्लेटलेट का काउंट जो है बहुत डिक्रीज हो जाता है। ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर कार्डियक साइकिल के दौरान कौन सी बात इसमें सही है? The volume of blood pumped out by right and left ventricle is same, is different, by each atrium is different, by the aorta and pulmonary artery is different. देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड तो 5 लीटर ही है, ठीक है। 5 ही लीटर को इधर से उधर घुमाना है, तो एक्चुअली आपका कैसे किस तरीके से प्रोसेस होता है? यहाँ पे आपका देखिए राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, ब्लड कहाँ है? सिस्टमिक ऑर्गन्स में। मान लीजिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सिस्टमिक ऑर्गन में ब्लड है, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन्स है वो ब्लड में से क्या ऑक्सीजन को यूज कर लिया। अब ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, मतलब सॉरी ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेट हो गया। अब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया तो उन्होंने वेना केवा के थ्रू, अब क्योंकि यहाँ पे कोई पंपिंग नहीं है तो इसका स्पीड स्लो होगा, ब्लड के जाने का स्पीड स्लो होगा। ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा के थ्रू कहाँ पहुंचाएंगे? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाएगा लंग्स में। लंग्स में वो ब्लड जो है वो उसमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन आएगा। क्योंकि आपने कल हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें देखा था आपने कि वहां पे भी आपका जो है इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, अब यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आया और लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आके एओर्टा के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सिस्टमिक ऑर्गन में आता है और इसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है ना वो हमेशा सेम होता है दोनों में। यहीं से तो जो डीऑक्सीजनेट हुआ उसी को तो ऑक्सीजनेट करके वो दोबारा से सिस्टमिक ऑर्गन में दे रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो हमेशा सेम होगा दोनों ही सूरत में, ठीक है। तो 3 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 4, cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. Take the correct answer. देखिए यहाँ पे जो कार्डियक एक्टिविटी होता है वो एएनएस से मॉडरेट होता है, ठीक है। एएनएस में आपके दो हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दो आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, देखिए नर्वस कंट्रोल की अगर मैं बात करूं आपको नर्वस कंट्रोल की, तो नर्वस कंट्रोल में जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है यानी कि एएनएस से आपके दो रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक एंड द सेकंड वन इज सिंपैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पे हार्ट है, देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, जब बहुत ज्यादा हमने एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखिए कैसा होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम हो जाएगा हमारे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ब्रेन में, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है वहां पे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है इनहिबिटर और एक होता है एक्सेलरेटर। ये जैसे एक्सरसाइज करने पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, ये क्या करेगा, ये इस एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। एक्सेलरेटर यानी कि कार्डियक एक्सेलरेटर, इसको जैसे इसने एक्सेलरेट किया ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। और ये जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है ना, ये एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक्सेलरेटर नर्व, ये एक्सेलरेटर नर्व किसकी है, ये वाली एक्सेलरेटर नर्व किसकी है, सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक क्या करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट रेट को इंक्रीज ये किस किस टाइम पे करता है, कौन कौन से हार्मोन के थ्रू, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, थायरॉक्सिन है, क्योंकि सोडियम की परमेबिलिटी, सोडियम का लीकीनेस इंक्रीज हो जाएगा। जब सोडियम की लीकीनेस इंक्रीज होगी तो आपके हार्ट को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से पंपिंग नहीं हो रही, वो और तेजी से पंपिंग करना शुरू करेगा। और इसका जो यानी कि जो इसका काउंट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 होता है, ठीक है, 70 to 72 होता है अप्रोक्सीमेटली हार्ट बीट, वो लगभग पहुंच जाएगा 100, ठीक है। तो आप देखते हो ना एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हार्ट रेट एकदम राइज अप हो गया है, वो इसी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करने लगता है।
लेकिन जब उसके बाद क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा जब ऑक्सीजन कमी नहीं होगी तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, हम रेस्ट पे आ जाएंगे। जब रेस्ट पे आएंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट दोबारा से बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो घट जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घटेगा और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इनहिबिटर को एक्टिवेट करेगा और इनहिबिटर जो है वो इस हार्ट रेट को डाउन करेगा। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो आपको बात पता चल गई कि जो स्टिमुलेट करने का काम है वो आपका सिंपैथेटिक का है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम समझते हैं। एक बार में आपका जो हार्ट है वो इस वेंट्रिकल से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड या कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को रिलीज कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml। और ये जो 70 ml है ना, दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ दिस कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो इस स्ट्रोक वॉल्यूम को भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्डियक एक्टिविटी could be moderated by the autonomous nervous system. Correct is sympathetic system stimulates heart rate as well as the stroke volume. Okay. So question number 5, mark the pair of substances among the following which is essential for coagulation of the blood. ठीक है, देखिए ब्लड के कोआगुलेशन में आपको किसी जगह, मान लीजिए हाथ में किसी जगह में चोट लग गई, ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन ये है। जिस भी जगह पे इन्फेक्शन हुआ उसके उस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, बहुत सारे जो है स्मूथ मसल्स रीजनरेट करने लगेंगे, वहां पे सेरोटोनिन बनने लगेगा। ये जो सेरोटोनिन क्या होता है आपको भी बता, सेरोटोनिन कौन बना रहा है, बेसोफिल बना रहा है। अब ये जो सेरोटोनिन है ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, जो कि ब्लड फ्लो को एकदम डिक्रीज कर देगा इंजर्ड साइट पे। अब ब्लड फ्लो जो है वो जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से डिक्रीज हो गया। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो अब इसको समय मिल जाएगा प्लेटलेट्स को अपना काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है एंडोथ्रोम्बोब्लास्टिन ये रिलीज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ लिवर से प्लाज्मा प्रोटीन, मान लीजिए ये लिवर है, ठीक है, तो लिवर से पहले प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन काम करता है। ठीक है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन काम करता है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कैल्शियम के बिना कभी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कर ही नहीं सकते, कैल्शियम के बिना क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन, या आप कह सकते हो प्रोथ्रोम्बिनेज। अब एज लगा, इसका मतलब ये एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम के तरीके से भी काम करेगा। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ना, आपका लिवर जो है ना प्रोथ्रोम्बिन भी बनाता है। ठीक है, लिवर क्या बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, इस प्रोथ्रोम्बिन के लिए एज ए एंजाइम काम करता है और इसके साथ साथ कैल्शियम भी वर्क करता है। ठीक है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, उसके बाद लिवर एक तीसरा एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन सोल्यूबल होता है। ठीक है, सोल्यूबल होता है। इस सोल्यूबिलिटी को इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन यहाँ पे काम करता है और इसको बनाता है फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन होता है ना, वो एक, आप जहां भी चोट लगी ना वहां इस तरीके से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये होता है इनसोल्यूबल। ठीक है, ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसमें आके सीरम, इसमें आके आरबीसी, प्लेटलेट सब आके फंस जाते हैं। और जो आपको एक ब्राउन कलर की एक चमड़ी दिखती है ना, दैट इज दिस क्लॉटिंग फैक्टर ओनली। ये जो नेट मैश लाइक स्ट्रक्चर है वो वही चीज होती है। धीरे धीरे अंदर से रिपेयर सिस्टम अपना काम करते हैं और धीरे धीरे एक न्यू स्किन बन जाती है और ये स्किन अपने आप हट जाती है। ठीक है, तो कौन सा चीज काम कर रहे हैं यहाँ पे, बी, कैल्शियम आयंस एज वेल एज द प्लेटलेट फैक्टर, ये जो है यहाँ पे काम करते हैं कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड में। ठीक है, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ECG depicts the depolarization and repolarization processes during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. कोई एक है जो रिप्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, देखिए इसको डिटेल में नहीं चलेंगे, बहुत ही डिटेल है ये चीज, बट फिलहाल ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो कि कार्डियक साइकिल का बताता है कि किस तरीके, मतलब आपका किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ECG का ये जो ग्राफ है ना, इसको देख के डिपेक्ट कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं हार्ट में। ठीक है, तो ये इम्पल्स देखिए, सारे इम्पल्सेस बता रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 टाइप का, यहाँ पे जो लिखा है यही आपका आंसर में आ जाएगा कि पी वेव जो है दिस वन, ये जो पी वेव है ना, ये आपका एट्रियल का डीपोलराइजेशन बता रहा है। ठीक है, बेसिकली एट्रियल का डीपोलराइजेशन बता रहा है। जो क्यूआरएस है ना दिस वन, क्यूआरएस ये काफी हाई होता है। ठीक है, ये क्यूआरएस जो है वो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का डीपोलराइजेशन बता रहा है, और जो टी वेव है वो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एट्रिया का रीपोलराइजेशन नहीं बताया जा रहा है। होता वो भी है, लेकिन वो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following types of cells lack nucleus in humans? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स ये सब, तो न्यूट्रोफिल में भी आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किसी में 2 लोब्स, किसी में 3 लोब्स, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स में जो है आपके अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एओसिनोफिल में भी 2-3 लोब्स होते हैं, बेसोफिल्स में भी 2-3 लोब्स होते हैं। मोनोसाइट्स में भी मोनोसाइट्स में लोब्स एज सच नहीं बताते, लेकिन इसमें किडनी शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड, लेकिन न्यूक्लियस होता जरूर है। ठीक है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 2-3 लोब्स होते हैं। किसके ये लोब्स क्या हैं, ये किस चीज के लोब्स की बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। यानी इन तीनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट किससे बन रहा है, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बन रहा है, जिसका लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ स्पैन है 120 डेज का। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। कुछ एक्सेप्शंस जिसके अंदर न्यूक्लियस जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यस एक्सेप्शंस हैं, कैमल एंड लामा, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके आरबीसी में होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, now question number 8, which one of the following blood cells is involved in antibody production? ठीक है, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना बी लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, अब ये बी लिम्फोसाइट कहां से आया, देखो आपका जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो 2 चीजें बनाता है, एक तो बनाता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर। अब ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर है ना, वो आरबीसी, प्लेटलेट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट्स, ये सब चीजें बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा वाला है जिसको हम लोग कह रहे हैं लिम्फोइड स्टेम सेल या लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, ये जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर है ना, ये बनाता है लिम्फोब्लास्ट। क्या बना रहा है, लिम्फोब्लास्ट। और ये जो लिम्फोब्लास्ट है ना, ये 2 चीजें बनाता है, एक तो ये एन के सेल बनाता है, और दूसरा जो है ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टी सेल, ठीक है, जो सेल मीडिएटेड होता है, और एक होता है बी सेल जो ह्यूमोरल मीडिएटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी सेल होता है ना, ये बी सेल जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, टी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता। टी सेल्स में कई सारे होते हैं, जैसे टीएच सेल, टी हेल्पर सेल है, टीसी साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये किल करते हैं। जैसे फेगोसाइटिक का काम होता है ना, थोड़ा थोड़ा इसका भी वैसा ही काम होता है, सीधे किल करने पे विश्वास रखता है। हेल्पर सेल हेल्प करता है, बताता है कि भाई कोई बैक्टीरिया अंदर घुसा है, उसको खत्म करना है। इनफैक्ट ये बी सेल को भी एक्टिवेट करता है कि कोई बैक्टीरिया आ गया है, टीसी सेल उसको खत्म कर रहा है, लेकिन तुम अपना एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसको हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो एड्स वायरस जितने भी आते हैं ना, जो हमारे लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं, वो इस टीएच सेल के ऊपर सबसे पहले अटैक करते हैं। ठीक है, ना तो टीएच सेल रहेगा और ना तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि अगर बी सेल को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बी सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम टीएच सेल करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और कुछ नहीं। आरबीसी तो आपका दूसरा ही माइलॉइड से बन रहा है, न्यूट्रोफिल भी आपका माइलॉइड से बन रहा है, तो बी लिम्फोसाइट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 9, the cardiac impulse is initiated and conducted further up to ventricle. ठीक है, देखो कार्डियक इम्पल्स कहाँ से, आपके एट्रिया से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, आपके वेंट्रिकल पे खत्म होता है। तो पूछ रहे करेक्ट सीक्वेंस बता दो सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए आप एक डायग्राम को समझ लीजिए, ये मान लीजिए ये आपका हार्ट का डायग्राम है जो हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, तो मैं डबल मेम्ब्रेन बना दे रही हूँ।
उसके बाद आपको पता है कि ये 4 भागों में बटा हुआ होता है, तो मैं 4 भागों में इसको बांट भी रही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो राइट की तरफ है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और जो आपका लेफ्ट वाला है वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, वो भी बन गया। ठीक है, देखिए ये जो एट्रिया का जो ये वाला राइट एट्रिया है ना, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे ना एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसए नोड। ठीक है, एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर। अब ये जो एसए नोड है, एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड क्या करेगा? एक इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, एक इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, ये इम्पल्स जो जनरेट कर रहा है, सॉरी, ये जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये किस चीज का जनरेट कर रहा है? ये क्या है? ये है इंटरनोडल फाइबर्स। क्या है? इंटरनोडल फाइबर्स। ये इम्पल्स जनरेट कर रहा है कहाँ पे? एवी नोड पे। एवी नोड ना ये दोनों के बीच में होता है। ठीक है, दोनों एट्रिया के लगभग बीच में होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एवी नोड। ठीक है, एवी नोड तक ये इम्पल्स पहुंचा। ठीक है, अब एवी नोड से इम्पल्स ना थोड़ा सा धीमे हो जाता है, लगभग 1/10 हो जाता है, और यहां से ये आ जाता है कहाँ पे? यहाँ पे एक और इस तरीके से घुमा घुमा बंडल जैसा बना हुआ होता है। इसको हम लोग कहते हैं एवी बंडल। एवी बंडल। ये जो एवी नोड है ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी बंडल आपने सुना होगा, बंडल ऑफ हिज, ये भी इसका नाम है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, एवी बंडल से ये जो आपकी स्टिमुलस, ये जो आपका इम्पल्स है, वो ऐसे वेंट्रिकल में ना चारों तरफ इस तरीके से फैल जाता है। यहाँ भी फैल गया, यहाँ भी फैल गया। ठीक है, चारों तरफ ऐसा अपना जाल बना दिया उसने। ठीक है, ये जो जाल बना है ना, इसको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, पुरकिंजी फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स है ये किसने डिस्कवर किया? ऑब्वियसली जैसा नाम है पुरकिंजी, वो साइंटिस्ट का नाम भी है ये। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप डायरेक्शन देखिए, मतलब क्या सीक्वेंस है इसका। सबसे पहले एसए नोड, तो सबसे पहले आपका एसए नोड चारों में ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एवी नोड, तो ये आपका एवी नोड 2 में है। उसके बाद हम कहाँ पे गए? एवी बंडल के पास गए। एवी बंडल यहाँ पे सिर्फ 1 में है। नीचे तो पुरकिंजी फाइबर्स लिखा है, तो यहाँ पे एवी बंडल 1 में है, एंड देन पुरकिंजी फाइबर्स। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिए, आपको सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में जो सेल इन्वॉल्व होती है दैट इज बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल है। बाकी तो आपको पता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो आपका फेगोसाइटोसिस में काम करता है। इयोजोनोफिल एसिडिक डाई को लेता है। लिम्फोसाइट्स आपको पता है, इसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और ये लिम्फोइड से बनते हैं। ठीक है, ये माइलॉइड से बनते हैं, ऊपर की 3 माइलॉइड से बनते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में अगर कोई काम करता है दैट इज बेसोफिल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ और भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।